हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है वाई डू वी इंटीग्रेट। हम इंटीग्रेशन क्यों करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको डिफरेंशिएशन के बारे में समझाया था, ठीक है। तो पहले फटाफट मैं डिफरेंशिएशन को रिकॉल करवाना चाहता हूं आपको। देखिए, ये हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है, और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है और एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया हुआ है। इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप से आपको स्पीड का पता लगेगा। स्लोप कैसे निकालते हैं? चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन में चेंज इन एक्स एक्सिस। y2 माइनस y1 अपॉन में t2 माइनस t1 दैट इज इक्वल टू डेल्टा y बाय डेल्टा t। ओके, लेकिन ये एक यूनिफॉर्म मोशन का केस था, ठीक है। तो हम यूनिफॉर्म मोशन के केस में जो आपकी स्पीड रहती है वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। लेकिन अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन का केस देखें और मैं किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपको स्पीड निकालने को बोलूं, तो इसकी जो स्लोप है वो हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही है, ठीक है। तो हमको बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल लेना पड़ता है, ठीक है, बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल, यानी कि डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, ठीक है। तो इससे होगा क्या, ये बहुत छोटा सा जो आपको टाइम इंटरवल है, उस टाइम इंटरवल से क्या होने वाला है कि एक छोटा सा आपने इंक्रीमेंट लिया है टाइम में, ठीक है। व्हेन डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 दैट इज इक्वल टू dt, और उस dt टाइम में ये इसमें डिस्टेंस में कितना चेंज हुआ है, वो चेंज होगा dy। तो dy बाय dt आपको दे जाएगा स्पीड, ठीक है। अगर फिर भी अभी आपको यहां से डिफरेंशिएशन समझ में नहीं आई है तो प्लीज वो डिफरेंशिएशन वाला जो वीडियो था उसको आप जरूर देखें। तो आज जो हमारा आज का टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब है एक्युमुलेट करना, सम करना, जोड़ना, ठीक है। डिफरेंशिएशन का मतलब था, अगर मैं लिटरल मीनिंग की बात करूंगा, डिफरेंशिएशन का मतलब है तोड़ना और इंटीग्रेशन का मतलब है जोड़ना। नेशनल इंटीग्रिटी वर्ड आपने सुना होगा। तो इंटीग्रिटी मतलब एकता, जोड़ना, ठीक है। तो इंटीग्रेशन की फिजिक्स में क्या जरूरत है उसको भी मैं आपको एक ग्राफ की हेल्प से समझाना चाहता हूं। ये देखिए, ये हमारे पास ग्राफ है। पहले केस में ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ है और दूसरे केस में ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो वर्क आता है, ठीक है। तो सपोज ये वाला केस है, इस केस में इतनी डिस्प्लेसमेंट तक ये एक पर्टिकुलर फोर्स ने वर्क किया है, ठीक है ना। तो वो उस वर्क की वैल्यू कैसे पता लगेगी? वो पता लगेगी एरिया अंडर द कर्व से, ठीक है। तो इस कर्व का एरिया कैसे पता लगेगा हमें? इस ग्राफ का एरिया कैसे पता लगेगा? एरिया पता लगेगा लेंथ इनटू ब्रेथ से, ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल के केस में जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। सेकेंड केस में वीटी ग्राफ के अंडर जो एरिया होता है वो आपको डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल बना हुआ है और इस ट्रायंगल का एरिया कैसे पता लगता है? हाफ बेस इंटू हाइट से। हाफ बेस इंटू हाइट से आप एरिया अंडर द ग्राफ निकाल सकते हैं और वहां से आपको डिस्प्लेसमेंट पता लग जाएगी, ठीक है। लेकिन हर ग्राफ हमें ऐसा नहीं मिलता जिसके लिए हमें कोई डायरेक्ट फार्मूला पता हो। जैसे पिछले केसेस में हमने L इंटू बी या हाफ बी इंटू एच लगा दिया था। जैसे ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट के साथ फोर्स का चेंज जो है वो आपको ये ग्राफ दिखा रहा है, ठीक है। तो अगर मुझे इसका एरिया अंडर दैट कर्व पता करना हो, ठीक है, तो मेरे पास कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, इस शेडेड एरिया को मैंने
कुछ रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दिया, क्योंकि मुझे रेक्टेंगल का एरिया पता है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है और वाई एक्सिस पे फोर्स है। तो ये मैंने जितनी भी डिस्प्लेसमेंट थी इसको मैंने डेल्टा एक्स विड्थ में बांट दिया है। ठीक है, और जो हाइट है रेक्टेंगल की दैट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, अगर मैं हाइट को फंक्शन ऑफ एक्स की फॉर्म में लिख सकूं और एक्स एक्सिस पे विड्थ है, ठीक है, तो इसका एरिया मुझे एरिया अंडर दैट कर्व मुझे पता लग जाएगा। ठीक है, वो होगा एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स, एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, और सम करना है मुझे फ्रॉम 1 to n, क्योंकि ये मैंने n स्ट्रिप्स में मैंने इसको बांटा है। ठीक है, तो पहली स्ट्रिप का एरिया प्लस दूसरी का प्लस थर्ड स्ट्रिप का और nth स्ट्रिप तक मैंने इसको बांटा है। ठीक है, x के पैर में i इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये देखिए ना, इसकी तो हाइट कुछ और है, इसकी हाइट कुछ और है। ठीक है, तो ये x1 केस में हाइट कुछ हो रहा है, x2 में कुछ हो रहा है, x3 में, xn में कुछ और है। ठीक है, लेकिन हम सब रेक्टेंगल्स के एरिया को जब हम सम करेंगे तो हमें अप्रोक्सीमेटली इस कर्व के अंडर का एरिया पता लग जाएगा। अप्रोक्सीमेटली क्यों कह रहा हूं, क्योंकि रेक्टेंगल्स में बांटने के बाद भी ये आपको ये शेडेड रीजन दिख रहा होगा। ठीक है, ये शेडेड रीजन अभी भी ये शेडेड रीजन रेक्टेंगल से बाहर रह गया है। ठीक है, और ये हमारे आंसर में नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर मैं इन स्ट्रिप्स को बहुत ही फाइनली इनको मैं डिवाइड करूं, बहुत छोटी छोटी मैं स्ट्रिप्स बना दूं, ठीक है, बहुत फाइन स्ट्रिप्स बना दूं। ठीक है, डेल्टा एक्स को बहुत छोटा कर दूं, इस विड्थ को मैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 कर दूं, बिल्कुल 0 विड्थ तो हो नहीं सकती। ठीक है, बहुत छोटा कर दूं, dx कर दूं मैं इसे। ठीक है, बहुत छोटी सी स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दूं। तो बहुत छोटी छोटी स्ट्रिप्स में डिवाइड करने पर क्या होगा, वो देखिए, वो आपको नजर भी नहीं आएगा, ये बीच में थोड़ा सा ये रेड रेड स्पेस रह गया है। ठीक है, अदरवाइज सारा जो एरिया है वो इन स्ट्रिप्स में कवर हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब हम फाइनाइट क्वांटिटीज का सम करते हैं तब हम समेशन का साइन यूज करते हैं। ठीक है, समेशन साइन, ये देखिए मैं बता, ये साइन समेशन का साइन है। ठीक है, तो ये समेशन का साइन जब हम फाइनाइट क्वांटिटीज को ऐड करते हैं, लेकिन जब हम इनफाइनाइटली स्मॉल क्वांटिटीज को ऐड करते हैं तो ये समेशन का साइन चेंज हो जाता है। समेशन साइन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय दिस साइन, इस साइन को कहते हैं इंटीग्रेशन का साइन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन की है हमने बिल्कुल वैसे ही, इस छोटा सा जो ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा दैट इज एफ एक्स डी एक्स, और ऐसे सारी स्ट्रिप्स को आपने ऐड करना है। ठीक है, और कहां से कहां तक ऐड करना है वो आपकी लिमिट हो जाएगी। जैसे फ्रॉम ए टू बी ऐड कर रहा हूं, तो ये फ्रॉम ए टू बी मैंने ऐड करके एरिया निकाल दिया है। ठीक है, तो अब हम इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक फार्मूलास जो है मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं। तो ये फॉर्मूलास आपने नोट कर लेने। पहला जो फॉर्मूला है वो है पावर रूल। अगर आपका जो फंक्शन है वो x रेज टू पावर n है और आप विद रिस्पेक्ट टू dx हमने इसका इंटीग्रेशन किया है, तो ये आ जाएगा x पावर में 1 ऐड हो जाएगा एंड यू हैव टू डिवाइड दिस थिंग बाय जो भी पावर है प्लस 1 प्लस c। हियर c इज अ कांस्टेंट। c क्या है, c कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट कहां से आया ये मैं अभी आपको लेक्चर के एंड में बताने वाला हूं। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला है, ये एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट टर्म की आपने इंटीग्रेशन की है तो आपके पास आ जाएगा ax प्लस c। ठीक है, हेयर c इज अ कांस्टेंट एंड साइन x dx का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x dx, सॉरी माइनस कॉस x प्लस c, और सीकेंड स्क्वायर x dx का tan x प्लस c। ठीक है, हमारे पास लॉग और एक्सपोनेंशियल
का भी इंटीग्रेशन है और वो भी कहीं ना कहीं आपको +1 +2 में आएगा, उसका इंटीग्रेशन भी और डिफरेंशिएशन भी। वो मैंने अभी आपको कराया नहीं है क्योंकि पहले मैं आपको लॉग और एक्सपोनेंशियल टर्म्स के बारे में जो जर्नल जो आपकी एक इंट्रोडक्शन है वो एक लेक्चर मैं उस पे भी बनाऊंगा, उसके बाद उनकी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपको समझाऊंगा। और लास्ट में मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि ये c कहां से आया है। तो ये हमारा एक फंक्शन था y = 3x² + 6, ठीक है। अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन करना चाहूं तो डिफरेंशिएशन के फार्मूलास पिछले लेक्चर में हैं, वहां से आप देख लीजिए, ठीक है। तो dy/dx क्या होगा, इन दोनों टर्म्स की अलग अलग डिफरेंशिएशन करी, इसकी डिफरेंशिएशन करके आया 3⁶, क्योंकि जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा n(x⁻n-1), तो 3 × 2 6 × x, और ऊपर आ जाएगा 2 - 1, वो आ जाएगा 1, तो 6x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट टर्म इज 0, तो ये चीज 0 हो जाएगी, ठीक है। तो dy/dx क्या आ जाएगा, 6x आ जाएगा, ठीक है। ये मैं बिल्कुल फटाफट बता रहा हूं, ये फॉर्मूला आप ध्यान से पिछले जो हमारा लेक्चर है वहां से आप डिफरेंशिएशन को समझिए अच्छी तरह से, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला यूज किया मैंने, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। अब अगर ये मेरे पास dy/dx 6x आ गया, देखो इसको मैं अब इंटीग्रेट करना चाहता हूं। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट लगा लीजिए आप, ठीक है। तो अभी मैंने इसको डिफरेंशिएट किया है, मतलब मैंने इसे तोड़ा है, अब मैं इसको दोबारा जोड़ने वाला हूं, ठीक है। तो जोड़ने के लिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया, dy = 6x dx, दोनों तरफ मैंने इंटीग्रेट किया। dy का इंटीग्रेशन आएगा y और 6x dx का इंटीग्रेशन आएगा 6, अगर पावर में 1 लेकर चलता हूं, ठीक है। अभी ये हमने पावर का रूल लिखा है, तो 1 + 1 अपॉन में 1 + 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास 1 + 1 अपॉन में 1 + 1 प्लस कांस्टेंट, तो ये y आ गया आपके पास 3x² + c क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि आप जरा ध्यान से देखिए, हमारे पास एक्चुअल फंक्शन क्या था, 3x² + 6 था, ठीक है। लेकिन वो फंक्शन डिफरेंशिएशन में 0 हो गया था, ठीक है। तो इंटीग्रेशन सिर्फ आपको ये बताएगी कि कोई ना कोई कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वो तो यहीं पर 0 हो गया था, डिफरेंशिएशन में ही 0 हो गया था, तो वो इंटीग्रेशन में वो कैसे फिर वापिस आ जाएगा, ठीक है ना। जब यहां पे मैं सिर्फ 6x को इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास वो कांस्टेंट टर्म नहीं आ पाएगी, क्योंकि वो पहले ही डिफरेंशिएशन में 0 हुई थी। हाँ, इंटीग्रेशन मुझे ये बता रहा है कि कोई कांस्टेंट हो सकता है, वो कांस्टेंट 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता था, 2 भी हो सकता था और 6 भी हो सकता था, ठीक है। तो इसलिए आपने इंटीग्रेशन में हमेशा लास्ट में +c जरूर लिखना है, ठीक है। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।